प्यार में दीवानगी होती है, आवारगी होती है, जुनून होता है और पागलपन होता है, लेकिन क्या हो जब इस प्यार में सिर्फ दर्द हो, एक बेपनाह दर्द। ये कहानी है एक 18 साल की स्टूडेंट की जिसने गलती से अपने प्रोफेसर को करते देखा कुछ ऐसा जिससे वही फंस जाती है अपने ही खतरनाक प्रोफेसर की जाल में, जो उसे दर्द के अलावा और कुछ नहीं देता। क्या देखा आखिर उस लड़की ने ऐसा? क्या वो प्रोफेसर छोड़ेगा उसे? क्या होगा इस आवारगी और दिलजले भरे पजेसिव प्यार का अंजाम? चैप्टर 1, आयु वर्गन, बैंकॉक थाईलैंड। रात का वक्त, ईडन नाइट क्लब। उस क्लब में इस वक्त म्यूजिक अपने लाउड पर था। चारों तरफ लड़की और लड़कियां एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे और डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, लेकिन वहां के बार काउंटर के पास इस वक्त एक गर्ल्स का ग्रुप था और वो सभी ग्रुप में ड्रिंक कर रहे थे। उनमें से एक लड़की जिसने एक डार्क ग्रे कलर का मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और क्रॉप टॉप के ऊपर एक हाफ लेदर जैकेट डाल रखी थी, जिसके साथ उसने रेड कलर की हाई हील्स पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और छोटा सा चेहरा जो इस वक्त हल्के नशे में डूबा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 19 साल की लग रही थी। तभी एक दूसरी लड़की जो एक वन पीस पहने हुए थी वो उस लड़की को देखकर चीयर करते हुए बोली, फाइनली आज हम पूरी तरह से एडल्ट हो गए, हमने अपनी 18 को क्रॉस किया और अब हम 19 में पहुंच गए, सो लेट्स ड्रिंक गाइज। इसी के साथ सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे और वो लड़की जिसने मिनी स्कर्ट पहन रखा था वो भी एक्साइटमेंट के साथ अपने ड्रिंक के गिलास ऊपर उठाया और उन सभी के साथ फिर चियरिंग करने लगी। उन सभी लड़कियों का ग्रुप काफी ज्यादा शोर कर रहा था, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि वो सब वहां पर अपने एडल्टहुड को सेलिब्रेट करने आए थे। तभी वन पीस वाली लड़की ने उस मिनी स्कर्ट वाली लड़की की तरफ देखकर एक्साइटमेंट के साथ कहा, एरिशा तू तो एक ही ड्रिंक में ऐसे नशे में डूब गई, अभी तो हमने अपना गेम भी शुरू नहीं किया। गेम का नाम सुनकर एरिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, लारा अभी और कौन सा गेम खेलना है, ऑलरेडी तुम सब ने बहुत ज्यादा गेम खेल लिया और यू नो आई एम वेरी टायर्ड, आई वॉन्ट टू रेस्ट। उसकी बात सुनकर लारा ने चिढ़कर कहा, तू सच में बहुत वीक है और अब तो और तू 18 क्रॉस करके 19 में पहुंच गई है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए। हम सबको देख, हमने 3-4 ड्रिंक कर ली लेकिन अभी तक हम नशे में नहीं है और तेरी हालत देख। ये सुनकर एरिशा ने मुंह बनाकर कहा, ओके ओके मैं स्ट्रांग गर्ल हूँ, चलो अब हम गेम खेलते हैं। जिसके बाद सभी लड़कियां फूटिंग करने लगी और फिर लारा ने उसे खाली वाइन के बोतल को टेबल पर घूमते हुए कहा, हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे, जिसके तरफ ये बोतल जाएगी उसे या फिर ट्रूथ सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर उसे हमारा बताया गया डेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी तालियां बजाने लगे और गेम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एक लड़की की तरफ बोतल घूमी तो लारा ने सवाल किया, सच सच बताओ, आर यू वर्जिन और नॉट? ये सुनकर उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, नेक्स्ट वीक ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये कहते हुए वो शर्माने लगी तो सभी उसे घूर कर देखने लगे और फिर जोर जोर से वोटिंग करने लगे। इसके बाद फिर से बोतल घुमाई गई, इस बार बोतल दूसरी लड़की पर आए। लारा ने उस दूसरी लड़की से भी सवाल किया, ट्रूथ और डेयर? उस लड़की ने कहा ट्रूथ। जिसके बाद एरिशा ने सवाल किया, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं और सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, एक्चुअली करंटली तो मेरे 3 बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनते ही सब एक बार फिर से उस लड़की को देखने लगे और फिर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसके बाद बोतल फिर से घूमी और इस बार लारा की तरफ बोतल आकर रुकी। लारा को देखकर एरिशा ने कहा, तुझे सवाल तो मैं पूछेगी, चल बता, तू सच बोलना पसंद करेगी या फिर डेयर लेगी? इसके जवाब में लारा ने मुंह बनाकर कहा, डांस करके मैं थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए अभी मैं कोई स्टैंड नहीं करूंगी, तो तुम मुझसे कोई भी सच पूछ लो। ये सुनकर एरिशा कुछ सोचने लगी और धीरे से बोली, क्या तुमने कभी? ये कहते कहते वो आगे उसके कान में बोली, जिसे सुनते ही लारा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत एरिशा के सिर पर मारते हुए बोली, कितनी डर्टी माइंडेड है तू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आज तक खुद से ऐसा नहीं किया, पर अगर मुझे करना होगा तो मैं कोई बॉयफ्रेंड बना लूंगी। मैं क्यों अपने हाथों को तकलीफ दूं या फिर मैं ये सब कुछ करूं? उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे और फिर लारा ने वापस से बोतल घुमाई और इस बार बोतल सीधे जाकर एरिशा पर रुकी। एरिशा पर बोतल रुकते ही सभी उसे देखने लगे और लारा ने कहा, चलो अब तुम बताओ, दूध लोगी या फिर डेयर? ये सुनकर एरिशा ने एटीट्यूड में कहा, मैंने आज तक तुम सबसे कुछ भी नहीं छुपाया, इसलिए मेरे पास सच कोई नहीं है, पर हाँ मैं डेयर लूंगी क्योंकि मेरे अंदर तुम सबसे ज्यादा हिम्मत है। यू नो मैं एरिशा चौहान हूँ। उसकी बात सुनकर लारा ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो चलो मैं तुम्हें जो डेयर देती हूँ उसे करके दिखाओ। जिस पर एरिशा ने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा, हाँ जरूर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा डेयर दोगी, मैं तो हर एक डेयर करने के काबिल हूँ।
उसकी बात सुनकर लारा ने कहा, ऑलराइट, तो अब इस क्लब के गेट के अंदर से जो पहले इंसान आएगा उसे तुम्हें किस करना पड़ेगा, वो भी लिप टू लिप और पूरे 20 सेकंड के लिए। ये सुनते ही अचानक से इरिशा के भाव बदल गए और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या कहा तुमने? किस करना पड़ेगा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही? ये सुनकर मुंह बनाते हुए लारा ने कहा, क्यों अभी तक तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम इरिशा चौहान हो, क्या हुआ? सारा घमंड निकल गया। ये सुनकर वो सभी उसकी दोस्त हंसने लगी और ये देखकर इरिशा ने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी भी हिम्मत है। ये सुनकर अब सभी लड़कियां जोर जोर हूटिंग करने लगी, एरिशा एरिशा एरिशा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सबकी बात सुनकर आखिर में एरिशा अपने हाई हील्स के साथ सीधे गेट की तरफ जाने लगी और लारा ने पीछे से कहा, बेस्ट ऑफ लक, कहीं अगर वो बुरा आदमी हुआ तब तो तुम्हारी लाइफ की पहली किस बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही एरिशा के चलते कदम रुक गए और वो रोने जैसा मुंह बनाकर लारा से बोली, अगर तुम जैसी दोस्त हो ना तो मुझे दुश्मन की कोई कमी नहीं है, तुझे मेरी खुशी दिखाई नहीं देती ना, तुम सब लड़कियों में से इकलौती मैं ही हूँ जो अभी तक वजन हूँ और अभी तक मैंने किसी को एक किस तक नहीं किया, पर आज तुम सबकी वजह से मैं अपनी जिंदगी की पहली किस करने जा रही हूँ जिसे मैंने अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखा था। आई जस्ट हेट यू गाइस। जिसे सुनकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगे और वही एरिशा ने मुंह बना लिया। वो अब सीधे गेट की तरफ गई, तभी लारा ने फिर से कहा, और एक बात, वो इंसान चाहे जो होगा तुम्हें किस करना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे बूढ़ा हो या हैंडसम हो या फिर कोई लड़की ही क्यों ना हो। लड़की का नाम सुनते ही एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, वो तुम क्या कह रही हो? मैं एक लड़की को किस कैसे कर सकती हूँ? मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, क्या तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कैसे सब लड़की लड़की एक दूसरे को किस कर रही हो, लड़के लड़कों को? ये थाईलैंड है, कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंडिया में तुम्हारे डैड से इसके बारे में नहीं बताएंगे कि तुमने वहाँ किसी लड़की को किस किया। ये कहते हुए वो सब एक बार फिर से एरिशा पर हंसने लगी। एरिशा ने हाथों की मुट्ठियां बनाकर कहा, गाइस, मैं तुम सबको देख लूंगी, तुम सब ने जितना मुझे यहाँ परेशान किया है ना, उन सब का चुन चुन के बदला लूंगी इंडिया में। जिसे सुन लारा ने हंसते हुए कहा, हम सबसे बदला बाद में लेना, अब जाओ जाकर किस करो। ये सुनकर अब गहरी सांस लेते हुए एरिशा गेट पर खड़ी हो गई। अभी गेट पर सन्नाटा था, कोई नहीं आ जा रहा था, जिसे देखकर एरिथा ने खुद से कहा, ओह गॉड प्लीज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा क्योंकि आपने हमेशा बिना कुछ मांगे मुझे सब कुछ दिया, पर आज मैं आपसे मांग रही हूँ, प्लीज कोई लड़की या फिर कोई बुरा इंसान मत भेज देना, मुझे कोई हैंडसम इंसान ही देना क्योंकि मैं अपनी ये पहली किस वेस्ट नहीं करना चाहती किसी बुरे या लड़की को किस करके, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गॉड। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और गॉड से प्रे करने लगी। वही बाकी सब भी गेट की तरफ ही देख रहे थे। उन सब की नजर एक पल भी गेट से नहीं हटी, पर तभी अचानक से उन सबको गेट पर हलचल महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही लारा ने एक एक्साइटमेंट के साथ कहा, रेडी हो जाओ एरिशा, कोई आ रहा है। ये सुनते ही अलिशा ने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को धीरे से खोलते हुए गेट की तरफ देखने लगी और फिर तभी गेट के अंदर से एक ब्लैक लेमन सूट में इंसान गार्ड के साथ अंदर की तरफ बढ़ा और उस इंसान को देखते ही लारा और एरिशा की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई। चट्टू फर्स्ट डीप किस। वही जैसे ही बाकी सभी लड़कियों की नजर उस लंबे चौड़े और हैंडसम इंसान पर गई तो सभी एक पल के लिए उसे देखते रह गए। तभी लारा ने मुंह बनाकर कहा, ओह गॉड, इस एरिशा की किस्मत कितनी अच्छी है, इतना हैंडसम हंट को ये किस करेगी, मुझे तो अभी से बहुत ज्यादा जलन हो रही है। बाकी सब लड़कियां भी एरिशा को घूरते हुए बोली, हाँ यार, मुझे तो लग रहा था कि इतनी रात को कोई बूढ़ा ही आएगा, पर हमें क्या पता था कि इतनी रात को इतना अट्रैक्टिव और हॉट इंसान यहाँ पर आएगा। पर इसके आसपास गार्ड दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये काफी रईस घर से है, पर ये है कौन? और दिखने में भी इंडियन लग रहा है, पर इसके फेशियल फीचर्स तो फॉरेनर की तरह है, आखिर ये इंसान है कौन? तभी लारा ने उस इंसान की भूरी आंखों को देखते हुए कहा, ये इंसान फेशियल अपीयरेंस से तो फॉरेनर लग रहा है, पर इसका लुक इंडियन है, जिसे देखकर यही लगता है कि शायद ये एंग्लो इंडियन होगा जो हाफ फॉरेनर होते हैं और हाफ इंडियन। ये सुनकर आप सब लड़कियां भी उस इंसान की ही देखने लगी जो इस वक्त सिर्फ अपने फोन में देखते हुए अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन एरिशा की तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और वो उस इंसान को देखकर एक्साइटमेंट के साथ बोली, ओह गॉड, आपने तो वाकई पहली बार मैंने आपसे मांगा और आपने सुन लिया, आई कांट बिलीव इट, थैंक यू सो मच।
मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब मैं हैंडसम हंट को किस करूंगी वो सोचकर कितने एक्साइटमेंट हो रही है। ये कहते हुए एरिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो अब सीधे उस इंसान की तरह बढ़ने लगी। लेकिन जब वो उस इंसान को जब गौर से देख रही थी तो उसने खुद से कहा, ये इतना हैंडसम है पर इसकी उम्र मुझे 28-29 साल की लग रही है, पर ये अपनी इस उम्र में भी इतना हैंडसम होगा मैं नहीं सोचा था। शायद मैं पहली बार इतने हैंडसम इंसान को देख रही हूँ। हालांकि मेरे डैडी बहुत हैंडसम है पर ये तो मेरे डैडी से भी ज्यादा हैंडसम है। वो मन ही मन उस इंसान की तारीफ किए जा रही थी और लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वो अभी उस इंसान की तरफ जा पाती उससे पहले ही उस इंसान के आसपास चल रहे गाइस में से एक गार्ड ने एरिशा को बीच में ही रोक दिया। ये देखते ही एरिशा के भाव बदल गए और बाकी सब भी उन्हें ही देखने लगे। तभी एक गार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, सॉरी मैडम पर आप दूसरे रास्ते से चली जाए, यहाँ से हमारे बॉस आ रहे हैं। ये सुनते ही एरिशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, पर मैं तो आपके बॉस के पास ही जा रही थी। ये सुनते ही वो सारे गार्ड से हैरानी से उस देखने लगे। वो इंसान अभी भी अपने फोन पर बिजी था। उसने अभी तक एक नजर भी एरिशा को नहीं देखा था, लेकिन एरिशा की बराबर नजर उस इंसान पर थी। तभी उस गार्ड ने कहा, देखिए मैम, अगर आपको बॉस से मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बॉस यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम से आए हैं, वो आपसे ऐसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर एरिशा ने चिढ़कर कहा, लेकिन मैं भी इस वक्त एक इम्पोर्टेंट काम से ही आपके बॉस से मिलने जा रही हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सुनते ही एक बार फिर से वो सभी गार्ड उसे हैरानी के साथ देखने लगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तभी एरिशा ने उन सबको साइड किया और सीधे और इंसान की तरफ जाने लगी। ये देखकर वो गार्ड तुरंत जल्दबाजी के साथ बोले, मैम प्लीज रुक जाए, अभी आपको बॉस के बारे में ठीक से नहीं पता, इसलिए आप उनके पास जाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसा कभी ना करती। रुक जाए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एर्था पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो इंसान से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट और मिसमेर से हो गई थी कि उसने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो सीधे सामने जाकर खड़ी हो गई। लेकिन वो उसके सामने खड़ी थी और वो अपना छोटा सा सर ऊपर उठकर उस इंसान को देख रही थी। उस इंसान की हाइट 6 फुट 2 इंच थी, जो उससे काफी लंबी थी और वो सिर्फ उसके सीने से भी नीचे आ रही थी। हाई हील्स पहनने के बावजूद भी एरिशा कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर खुद से बोली, मैं कैसे करूंगी, ये इंसान तो इतना ज्यादा लंबा है। और वही अब उस इंसान के भी चलते कदम रुक गए थे। उसने अपनी नजरों के सामने एक छोटी सी लड़की को देखा, जिसे देखते इसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो एरिशा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसे मिनी शॉर्ट्स कट में एरिशा काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। वो इंसान कुछ पल तक एरिशा को देखता रहा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ दूसरी तरफ से जाने लगा। तभी एरिशा ने तुरंत उस इंसान के स्लीव्स को पकड़ लिया और मुंह फुलाकर बोली, प्लीज रुक जाए, मुझे आपसे कुछ काम है। ये सुनते ही उस इंसान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। उसने अपने स्लीव्स को देखा जो एरिशा की छोटी सी मुट्ठियों में बंद थे, जिसे देखते ही वो ठंडी आवाज में बोला, लीव इट। ये सुनकर एरिशा को ऐसा लगा जैसे वो अंदर तक कांप गई हो और वो उसने तुरंत हड़बड़ी के साथ उस इंसान के स्लीव्स को छोड़ दिया और हकला कर बोली, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि सच में मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सुनकर आप वो इंसान उसकी भूरी आंखों में घूरते हुए बोला, अंडरस्को, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। ये सुनकर एरिशा ने मुंह बनाकर कहा, क्यों, क्या आपकी मम्मा ने मना किया है? क्या आप कोई छोटे बच्चे हैं? पर दिखने में तो आप इतने बड़े लग रहे हैं। छोटे बच्चों को मम्मास मना करती है कि वो अनजान लोगों से ना बात करें, ना ही उनसे कोई चीज ले। आप इतने बड़े होकर भी ऐसी बच्चे जैसी बातें मत कीजिए और चुपचाप मेरी बात सुनिए। उसकी ये बात सुनकर सभी गॉड्स तो इस वक्त डर से उस इंसान को ही देखने लगे और वही उस इंसान ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाए और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और कहाँ से आए हो तुम? ये सब सुनकर एरिशा ने चीखकर कहा, ये सब बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ एक इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ और वो काम करके मैं तुरंत चली जाऊंगी। ये सुनकर अब उस इंसान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, कैसा इम्पोर्टेंट काम, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, आई रियली डोंट नो हू आर यू। जिस पर एरिशा ने उसे देखते हुए कहा, और आई आल्सो डोंट नो हू आर यू। तभी पीछे से आवाज आई, 20 सेकंड स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी से किस करो, हमें घर भी जाना है। उसे आवाज को सुनकर एरिशा ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और अब उस इंसान से चीखकर बोली, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज नीचे झुक जाए, मुझे सच में आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है।
ये सुनकर अब उस इंसान ने अपने होठों को बीच लिया और धीरे से अपने कंधे को नीचे झुकाया। उसके झुकते ही ईर्ष्या की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत आगे बढ़ी और उस इंसान के कलर को पकड़कर उसने अपने हाई हील्स को ऊपर उठाया और सीधे उस इंसान के होठों पर अपने होंठ रख दी और उसे किस करने लगी। उसकी हरकत को देखते ही वहाँ सभी गॉड्स तो बिल्कुल सदमे में चले गए और वही लड़कियां ये देखकर जोर जोर से हूटिंग करने लगी। बाकी सब भी क्लब में मौजूद उन्हें ही देख रहे थे। तभी एक गार्ड ने तो हकला कर कहा, ये लड़की तो पागल हो गई है, लगता है इसे अब अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। इसे नहीं पता कि अब इसके बाद इसकी जिंदगी कैसे तबाह होगी। तभी दूसरे गार्ड में भी घबरा कर कहा, देखने में तो ये काफी छोटी लग रही है, पता नहीं अब हमारे शैतान बॉस इसके साथ क्या करेंगे। इधर ईर्ष्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे उस इंसान के होंठ इतनी डिलीशियस लग रहे थे कि वो लगातार उस इंसान के होठों को ही चूमे जा रही थी। हालांकि वो ठीक से किस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो उसे सिर्फ चूमने की कोशिश कर रही थी और वही वो इंसान बस उसे अपनी भूरी आंखों से ही घूरे जा रहा था। उस इंसान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस लगभग 20 सेकंड तक इस तरह इस पोजीशन में खड़ा रहा और तभी 20 सेकंड होते ही ईर्ष्या ने उस इंसान को दूर कर दिया और बिना उसकी तरफ देख तुरंत दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए बोली, गुड बाय, आज के बाद ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ और ये आज रात भी यहीं पर खत्म होती है, बाय बाय हमेशा के लिए। इसी के साथ ईर्ष्या वहां से बाहर निकल गई और वो आदमी अभी भी बस वही उसी तरह खड़ा था। और उसकी ये सारी बात सुनते ही उसके होठों के कोनों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, इतनी आसानी से अब गुड बाय नहीं होगा, बल्कि अब से ये खेल शुरू होता है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी एक्सप्रेशंस आ गए। चैप्टर 3, ही इज अट्रैक्टिव। अब आगे। सुबह का वक्त, होटल रूम। ईर्ष्या इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी जब उसका फोन बजा। फोन बजने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। वो झुंझलाते हुए टेबल से अपना फोन उठाए और बिना आंखें खोले ही बोली, कौन है जो मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है? वैसे भी रात की वजह से मेरा सर अभी भी भारी है, मुझे सुबह तो सुकून से सोने दो। तभी उधर से कड़क आवाज आई, 2 दिन बाद से कॉलेज ओपन हो गया है तुम्हारा। अगर तुम्हारी एडल्ट पार्टी खत्म हो गई हो तो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाओ, मैंने फ्लाइट की टिकट भेज दी है। ईर्ष्या की नींद पूरी तरह गायब हो गई। वो जल्दबाजी के साथ उठकर बेड पर बैठ गई और लंबी सांस लेकर बोली, डैडी आपने क्यों करवा दी? हम मैनेज कर लेते, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उधर से फिर से कड़क आवाज आई, वो तो मुझे पता ही है तुम सब वहाँ क्या क्या मैनेज कर रहे हो, बस अब चुपचाप वापस घर आ जाओ, मैं यहाँ पर अकेले हूँ और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुनते ही ईर्ष्या के चेहरे पर दूसरे पल एक स्माइल आ गई और उसने कहा, यू नो वॉट डैडी, आप चाहे जितना स्ट्रिक्ट डैडी बनने की कोशिश करें, पर आप हमेशा मेरे क्यूट डैडी बन जाते हैं। एक उसकी बात सुनकर फिर उधर से प्यार भरी आवाज आई, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पास सिर्फ इकलौती तुम ही हो, और तुम जब ऐसे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अगर तुम्हारा कॉलेज ना खुल रहा होता तो मैं शायद अभी डिस्टर्ब ना करता, पर 2 दिन बाद से तुम्हारा कॉलेज है इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए बेटा आप जल्दी से पैकिंग कर लो और इंडिया चली आओ। ये सुनकर फिर ईर्ष्या ने मुस्कुरा कर कहा, ओके डैडी, अगर मेरे क्यूट डैडी अपनी प्रिंसेस को याद कर रहे हैं तो वो जल्दी आएगी। ये कहकर वो मुस्कुराए और फिर कॉल कट हो गया, जिसके बाद उसने अपने छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और जोर जोर से रब करते हुए बोली, बस बहुत हो गई पार्टी, बहुत हो गया घूमना, अब फाइनली मेरे कॉलेज के दिन शुरू होने जा रहे हैं। आई डोंट नो कॉलेज में क्या होगा क्योंकि अभी तक मैं स्कूल में पढ़ रही थी, पर अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, कैंपस लाइफ होगी और हॉस्टल्स होंगे। ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूंगी। भगवान जी, क्या आपको मुझ जैसी छोटी बच्ची पर इतना जुल्म करना ठीक लग रहा है? आपको तो आपकी बीवी भी कुछ नहीं कहती मुझ पर ऐसे जुल्म करने के लिए। वो भगवान को ही कोसे जा रही थी, तभी दरवाजा खुला और लारा अंदर आते हुए बोली, इंसान को तो तुम कोसती हो चलता है, बट एटलीस्ट भगवान को तो छोड़ दो, वरना नर्क में तुम्हारे लिए अलग से तेल गर्म किया जाएगा। उसकी बात सुनते ही ईर्ष्या ने मुंह बनाकर कहा, यू नो वॉट, सुबह सुबह डैड का कॉल आया, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद से हमारा कॉलेज ओपन हो रहा है, इसलिए हमें आज ही इंडिया आना पड़ेगा। ये सुनकर लारा ने भी चिढ़कर कहा, एग्जैक्टली, मेरी भी मॉम का कॉल आया था और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। कितनी जल्दी अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं ना। सच कहूँ तो मुझे अभी बैंकॉक में और भी ज्यादा एंजॉय करना था, अभी तो मैं अपने फेवरेट स्टार से मिली ही नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर ईर्ष्या ने मुंह बनाकर कहा,
यहाँ तुम्हें अपने फेवरेट स्टार से मिलने की पड़ी है और वहाँ मैं कॉलेज के बारे में सोच रही हूँ। यू नो वॉट, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ये सुनकर लारा ने उसे घूरते हुए कहा, जो लड़की स्कूल में सभी टीचर्स के नाक में दम करके रखे हुए थी, जिसे फेयरवेल पार्टी में टीचर्स ने खुद कहा कि वो अब दोबारा गलती से स्कूल में दिखाई न दे, उसे कॉलेज जाने में डर लग रहा है। OMG, ये तो किसी मिरेकल की तरह है। उसकी बात सुनकर एरिशा ने गुस्से से पिलो उठाया और उसकी तरफ फेंक कर मारते हुए बोली, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? कभी मुझे अच्छी एडवाइस नहीं देती और ना ही मुझे कंफर्ट करने की कोशिश करती हो। यहाँ सच में मेरी लगी पड़ी है। ये कहकर उसने झुंझलाते हुए अपने बाल को पकड़ लिया। तभी फिर लारा ने उसे संभालते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हारा ये कॉलेज फोबिया अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जैसे हमने स्टार्टिंग में स्कूल डेज में धमाल मचाया था और सबको अपने अंदर कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह हम कॉलेज में भी करेंगे। वहाँ भी हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा और हम अपने तरीके से अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर एरिशा ने भी एक्साइटमेंट के साथ कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे इतना डरना नहीं चाहिए। बल्कि अगर जैसे हम वहाँ नए स्टूडेंट होंगे तो हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो भी तो नए ही होंगे ना, तो हम तो वहाँ नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पहले शॉपिंग के लिए जाना है और उसके बाद शाम को इंडिया के लिए निकलना है। ये सुनकर एरिशा ने भी अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद उसने अपना फोन उठाया और फोन लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक से उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को देखकर एरिशा ने उसे ओपन किया, लेकिन जैसे ही उसने फोटोज को देखा उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो तुरंत शॉक होकर लारा को देखकर चिल्लाई, श्रेया ने कल की फोटोज क्लिक की थी और उसने ग्रुप चैट में वो फोटोज भेज दी। मैं श्रेया की बच्ची की जान ले लूंगी। एक तो वैसे भी कल की रात को मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से ये लड़की ऐसी फोटोज भेजकर मुझे कल की याद दिला रही है। उसकी बात सुनकर लारा ने भी जल्दी से अपना फोन निकाला और ग्रुप चैट खोलने लगी। और ग्रुप चैट में उसने जैसे ही कल एरिशा की और उस इंसान की किसिंग की फोटोज देखने लगी और उसे देखते ही वो दूसरे ही पल जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख एरिशा का छोटा सा मुंह फूल गया और उसने चिढ़कर कहा, मैंने सही कहा था, तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। मुझे लग रहा था कि तुम अभी उसे उस ग्रुप से रिमूव कर दोगी, पर तुम तो हंस रही हो। लगता है मुझे इस ग्रुप से एग्जिट करना पड़ेगा। ये कहकर वो जैसे उसमें से एग्जिट होने को हुई, इसी वक्त लारा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और हंसते हुए बोली, ये तुम्हारे लाइफ की पहले किस की फोटो को तुम ऐसे डिलीट नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि काश कोई कल तुम्हारी किसिंग फोटोज क्लिक किया हो और देखो फाइनली रिया ने मेरा काम कर दिया। इनफैक्ट मैं तो इससे तुम्हें फ्रेम करवा कर बर्थडे पर गिफ्ट देने वाली थी। ये कहकर वो उसे क्लोज करके ध्यान से देखने लगी। उस फोटो में उस इंसान की शक्ल ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन उनके किसिंग सीन क्लोज में साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर लारा हंस रही थी। लेकिन उसे हंसते देख इस वक्त एरिशा का चेहरा गुस्से से भर गया था। तभी उसने अपना फोन छीना और दांत पीसते हुए बोली, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं मैं उस वक्त किस नशे में थी कि मैंने उस इंसान को किस कर दिया जिसे मैं जानती तक नहीं। लेकिन तभी लारा ने कहा, पर मानना पड़ेगा यार, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वो इंसान कितना हैंडसम था। वो शायद तुमसे ज्यादा बड़ा था, लाइक उसकी उम्र मुझे तुमसे लगभग 8 से 10 साल बड़ी लग रही थी। लेकिन कुछ भी हो, वो बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर की तरह लग रहा था। एकदम डैशिंग बॉडी, हॉट पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव चेहरा। ओ माय गॉड, मेरे दिमाग से तो उस इंसान का चेहरा जा ही नहीं रहा है। काश मेरी किस्मत मेरा थोड़ा सा साथ निभाए और मैं उस इंसान को दोबारा से देख लूं। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब एरिशा बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उसने गुस्से के साथ अपने पैर पटकते हुए कहा, इनफ। अब अगर तुमने उस इंसान के बारे में एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो जिंदगी में अब कभी उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी मेरे सामने ना आए और जो भी कल रात हुआ उसे उसके साथ साथ मैं भी पूरी तरह भूल जाऊं। और वैसे भी उसे ये सब कुछ याद ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी तरह उसकी ये पहली किस नहीं होगी। वो इतना हैंडसम है, जरूर इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी और मैं तो उसका फायदा कर दिया क्योंकि मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी खूबसूरत लड़की ने उसे किस किया। जरूर वो खुश तो बहुत हुआ होगा, पर मुझे उसके बारे में नहीं सोचना।
ये कहते हुए वो वहां से सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। और वही उसकी सारी बातें सुनकर लारा ने हंसते हुए कहा, काश भगवान जी मेरी एक प्रेयर सुन ले। ये लड़की जो उसे स्ट्रेंजर मैन से इतना भागने की कोशिश कर रही है, वो जिंदगी भर के लिए इसके सामने ही रहे। ये कहकर वो हंसने लगी और हंसते हुए वहां से सीधे बाहर चली गई। देखते ही देखते शाम हो गई थी और शाम के वक्त लारा और एरिशा दोनों ही एक साथ सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए और कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट इंडिया के लिए उड़ान भर लिया। चैप्टर 4 आई नीड यू। अब आगे इंडिया, मुंबई। हल्का बारिश का मौसम, शाम का वक्त। एक 3rd फ्लोर के घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी और उस टैक्सी में से एरिशा अपना लगेज लेकर बाहर निकली। बाहर निकालकर वो जैसे ही अंदर जाने को हुई उसी वक्त उसकी नज़र गेट पर मौजूद एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई। वो अपना लगेज वहीं पर छोड़कर तुरंत आदमी के पास गई। वो दौड़ते हुए उस आदमी को पीछे से पकड़ ली और उस आदमी के पीठ पर अपना सिर रखकर प्यार से बोली, डैडी आई एम बैक। अभिषेक जी मुस्कुराते हुए उसके तरफ मुड़े और बोले, तो फाइनली मेरी बेटी वापस आ ही गई। ये कहते हुए वो अपने हाथ में फिक्सर को साइड में रख दिए और उसके माथे पर किस करके बोले, आई रियली मिस यू बेटा। ये सुनकर एरिशा ने भी मुंह फुलाते कहा, और एरिशा ने भी आपको बहुत मिस किया। ये कहते कहते उसकी नज़र गेट पर गई जहां पर एक पंपलेट चिपकाया गया था। वो ताज़ा ताज़ा ही चिपका था, जिसे देखकर एरिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, डैडी ये पैम्फलेट आपने यहाँ गेट पर क्यों चिपकाया है। ये कहते हुए वो उस पैम्फलेट को ध्यान से पढ़ने लगी जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर किसी को रूम चाहिए तो 2nd फ्लोर अवेलेबल है। इस चीज को पढ़कर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, पर डैडी जहां तक मुझे पता है अभी नेक्स्ट मंथ ही तो 2nd फ्लोर पर एक किराएदार आया था ना, तो क्या वो छोड़कर चला गया जिस वजह से आपने ये एडवर्टाइजमेंट दी है। इसके जवाब में अपना सिर हिलाते हुए अभिषेक जी ने कहा, हो बेटा इसलिए तो मैं यहाँ शाम से खड़ा हुआ और इसे चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। ये सुनकर एरिशा ने मुंह फुला कर कहा, डैडी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, ऑलरेडी आप जितना कमाते हैं वो काफी है मेरे लिए, पता नहीं क्यों आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी रहती है। हल्की बारिश भी हो रही है, आप अंदर जाए वरना भीग जाएंगे। अभिषेक जी ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करता हूँ। और वैसे भी मैं तो सिर्फ किराएदार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर का घर है और अकेले में बहुत ऊब जाता हूँ। जब से मेरी रिटायरमेंट हुई है तब से घर पर रहकर मैं कुछ नहीं करता, इसलिए किराएदार रहेंगे तो मेरा मन बना रहेगा। और तो और तुम्हारा भी कॉलेज शुरू होने वाला है, तुम भी अब मेरे साथ नहीं रहोगी, इसलिए कोई तो होना चाहिए ना। ये सुनकर एरिशा ने तुरंत कहा, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। शादी का नाम सुनते ही अचानक से अभिषेक जी के भाव बदल गए और वो तुरंत बोले, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो, जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, उसे वक्त मैंने शादी नहीं की, तो अब जब तुम 18 साल की हो गई हो तब मैं शादी करूंगा। ऐसा तुम सोचना छोड़ दो और अब जाओ अंदर, मैंने तुम्हारे लिए पहले डिनर बना दिया है। ये सुनकर एरिशा ने कहा, नहीं आप भी मेरे साथ चलेंगे और ये ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, अगर किसी को रूम चाहिए होगा तो वो कांटेक्ट कर लेगा, आप मेरे साथ अंदर चलिए। एरिशा जबरदस्ती अभिषेक जी को खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर चली गई। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर एक लूज शर्ट पहनकर बाहर आए और वो सीधे डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गई। वहां पहले ही अभिषेक थी डिनर सेट कर रहे थे। डिनर की खुशबू आते ही एक्साइटमेंट के साथ एरिशा ने कहा, ओ माय गॉड आपके हाथों का डिनर फाइनली, मैं कितने दिन बाद करने जा रही हूँ। ये कहकर वो तुरंत बैठी और जैसे ही डिनर खाने को हुई तभी अभिषेक जी ने उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, तुम अब कॉलेज जा रही हो लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करती हो, क्या तुमने अपने हाथ धोई है, जाकर पहले हैंड वॉश करो। हैंड वॉश का नाम सुनकर परेशान ने मुंह फुला कर कहा, डैडी मैं आज बिना हैंड वॉश किया भी खा सकती हूँ, कोई जेम्स से बैक्टीरिया मेरे मुंह के अंदर नहीं जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन तभी अभिषेक जी ने उसे घूरा जिसे देखकर आखिर में वो अपनी जगह से उठी और अभिषेक जी के आंखों पर लगे उस मोटे लेंस के चश्मे को निकालते हुए बोली, आप ये मुझे अपनी 4 अंकों से घूरना बंद कीजिए, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। ये कहकर वो सीधे किचन में आई। उसने वॉश बेसिन में हाथ धोया और ये सब देखकर अभिषेक जी मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में
वो दोनों ही डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद अभिषेक जी ने कहा, तुम अब थक गई होगी सफर के दौरान, जाओ जाकर सो जाओ, परसों से तुम्हें कॉलेज जाना है और कल तुम्हें कॉलेज जाने की तैयारी भी करनी है। ये सुनकर एरिशा ने अपने सिर हिलाते हुए कहा, आई नो डैडी, अब मेरे कॉलेज में जाने का टाइम आ गया है। तभी अभिषेक जी ने कहा, बेटा जो मैं नहीं कर पाया मैं चाहता हूँ कि वो तुम करो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। तुम्हें पता है ना कि मेरे क्या सपने हैं तुम्हें लेकर। ये सुनकर एरिशा के चेहरे पे इमोशनल एक्सप्रेशंस आ गए और उसने प्यार से कहा, आई नो डैडी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि एक दिन मैं दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट बनूं और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से मेरा इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाया है, जहाँ से बड़े बड़े और रईस घराने के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। मैं पहली हूँ जो ऐसे मिडिल क्लास की लड़की बनकर वहाँ पढ़ने जा रही हूँ। इनफैक्ट आपने अपने हिसाब से मुझे अमीरों की तरह परवरिश दी है। आपने तो मुझे दोस्तों के साथ थाईलैंड सेलिब्रेशन तक के लिए भेज दिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। यू नो यू आर द बेस्ट फैट हर इन द वर्ल्ड। ये सारी बातें सुनकर अभिषेक जी मुस्कुराए और फिर बोले, बस करो, इतनी भी तारीफ मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें परसों कॉलेज जरूर भेजूंगा, इसलिए मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही एरिशा का मुंह बन गया और वो वहां से पैर पटकते हुए जाते हुए बोली, मुझे पता था आप मेरी बातों से नहीं पिघलने वाले। ये सुनकर अभिषेक जी हंसने लगे। एरिशा वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, पर तभी वो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते रुक गई और बहुत ही प्यार से बोली, बट डैडी, अभी मैंने जो बात बोली कि आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप है, वो बिल्कुल सच था। आपने मुझे वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। आप एक सिंगल फादर बनकर मुझे इतना बड़ा किए हैं। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती। ये सुनकर आप अभिषेक जी की आंखें नम हो गई थी और एरिशा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देख अभिषेक जी सोफे पर आकर बैठ गए और सोफे के नीचे से एक छोटी सी शराब की बोतल निकालकर उसे पीते हुए बोले, तन्हाई में अब सिर्फ एक यही बचा है जो मेरा साथ देता है। ये कहते हुए वो एरिशा की फोटो टेबल पर फ्रेम में जो रखी हुई थी उसे देखने लगे, जिसे देखते हुए उन्होंने प्यार से कहा, जब मैं अपने बैंक के क्लर्क के जॉब से रिटायरमेंट हासिल की थी, मुझे रिटायरमेंट में जितने पैसे मिले थे, मैंने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की थी कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और तुम्हें एक बहुत ही बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा और तुम जो भी डिमांड करोगी वो सब कुछ पूरा करूंगा और एक दिन तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट बनाऊंगा और मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरा बेटा बनकर मेरे सपने पूरा करोगी। मुझे तुम पर फक्र है बेटा। ये कहते हुए तो मुस्कुराए और उस छोटी सी बोतल में मौजूद शराब को खत्म कर दिए। अगली सुबह एरिशा इस वक्त अपने दोनों टेडी बेयर पर अपने दोनों हाथों पैरों को रखकर और बहुत ही फेल कर बेड पर सो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज सुनकर वो चीख गई और जबरदस्ती फोन को उठाकर बिना उसे देख पिक करते हुए बोलो, कौन है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है, छोटी सी बच्ची को सोने भी नहीं देता। तभी उधर से लारा की आवाज आई, यार यहाँ मेरी नींद उड़ी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें सोना है। लारा की आवाज सुनकर दूसरे ही पल एरिशा ने कहा, मुझे पता तुम बकवास करोगी, लेकिन अभी मैं बहुत अच्छे सपने देख रही हूँ। यू नो वॉट, मैं इस वक्त अपनी हवाई ट्रिप पर हूँ और वहाँ मैं अपने मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर लारा ने गुस्से के साथ कहा, यार स्टॉप इट। यहाँ मेरे मॉम डैड के बीच इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है और तुम्हें पता नहीं क्या उस एक्ट्रेस में दिखाई देता है, जबकि आज तक तुम उससे मिली भी नहीं हो, यहाँ तक कि वो तुम्हें जानती भी नहीं होगी कि उसके लिए उसकी इतनी पागल फैन भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हवाई कर रही हो और तुम्हें बस ऐसे ही सपने आ रहे हैं। ये सुनते ही एरिशा की नींद खुल गई और वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, तुम सबके साथ मस्ती मजाक कर सकती हो, पर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस धानी रावत के बारे में मैं तुम्हारे मुंह से एक भी मजाक के शब्द नहीं सुनूंगी। ये सुनकर फिर इधर से एरिशा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ तुम्हारी उस शौक और फेवरेट एक्ट्रेस धानी रावत के बारे में, पर अभी के लिए प्लीज तुम जल्दी से रेडी होकर मेरे घर आ जाओ। तुम्हें तो पता ना, जब मेरे मॉम डैड लड़ाई करते हैं तो मुझे बहुत ही डर लगता है, सो आई नीड यू कम फास्ट। ये सुनकर फिर एरिशा ने कहा, ओके मैं जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ। जिसके बाद उसने कॉल कट किया और तुरंत वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में फ्रेश होकर वो जल्दबाजी के साथ बाहर निकली और रेडी हुई। उसके लंबे गीले बाल पूरे खुले हुए थे और वो उसे रब करते हुए बिना सुखाए ही सीधे कमरे से बाहर निकली। वो इस वक्त काफी जल्दबाजी में थी।
जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और वो किसी से एकदम से टकरा गई। वो जैसे ही टकराए और वो डर से नीचे गिरते हुए चिल्लाए, नहीं। पर वो अभी नीचे गिर पाती उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और दूसरे ही पल एरिशा उस इंसान के सीने से जा लगी और उसने तुरंत बिना देखे हड़बड़ी के साथ कहा, बैंक कोड में बच गई वरना मेरी नाजुक सी प्यारी सी कमर टूट जाती और अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। इनफैक्ट मुझे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस धानी रावत से भी मिलना था, बट थैंक गॉड कि मुझे इस इंसान ने बचा लिया। अब मैं इसे थैंक्स बोलकर जल्दी से लारा के पास जाती हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाए और उस इंसान को देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। इसी के साथ उस इंसान के चेहरे को देखते ही एरिशा की जोरदार चीख निकल गई, ए नहीं, कौन आया है? किसे देखकर चिल्लाए एरिशा, च5, यू टच्ड मी। अब आगे इस वक्त एरिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने मौजूद उस इंसान को देखकर क्या रिएक्शन दे, और उसके मुंह से सिर्फ चीख ही निकल गई, जिसे सुनते ही नीचे फ्लोर पर मौजूद अभिषेक जी तुरंत घबरा गए और तुरंत ऊपर आते हुए बोले, एरिशा बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट लग गई क्या? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? लेकिन ये कहते कहते जब अभिषेक जी की नजर उस पर गई तो वो अपनी जगह रुक गए और नासमझी में बोले, क्या बात है एरिशा बेटा, तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? अभिषेक जी की आवाज को सुनकर एरिशा अपने होश में वापस आए और वो तुरंत हकलाते हुए उस इंसान से दूर हट गई और घबराकर बोली, ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है और आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? ये सुनते ही अभिषेक जी जाते हुए मुस्कुराए और बोले, एरथा ये तुम कैसी बात कर रही हो उनसे? तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो तुमसे बड़े हैं ना? ये सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, बड़े हैं तो इसका क्या मतलब कि मेरे घर में घुस आएंगे? अभी के अभी इन्हीं यहाँ से बाहर निकलिए। ये कहकर वो अपनी डर भरी तिरछी नजरों से उस इंसान को देखने लगी और मन ही मन बोली, हे भगवान, ये दुनिया वाकई कितनी छोटी है। मुझे तो लग रहा था कि मैं उस इंसान से कभी दोबारा मिलूंगी नहीं, और ये तो आज सुबह मेरे घर पर मेरे सामने खड़ा है। मैंने क्यों इस इंसान को किस किया था? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, अब मैं क्या करूं? मैं अपने डैड को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मेरे डैड के सामने कह दिया कि मैं इसे थाईलैंड में किस किया था, तब क्या होगा? हे भगवान, प्लीज बचा लो मुझे, आइंदा से कभी झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही आपको आपकी बीवी को लेकर कोसूंगी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। वो अभी ये सब कुछ कह रही थी कि तभी वो इंसान जो अपनी बुरी गहरी आंखों से एरिशा के छोटे से चेहरे को देख रहा था, वो गहरी मुस्कुराहट के साथ अभिषेक जी की तरफ देखकर बोला, आई थिंक मिस्टर चौहान आपकी बेटी को पसंद नहीं मेरा यहाँ पर होना। ये सुनते ही अभिषेक जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली ये भी बच्ची है, इसे इतनी समझ नहीं है इसलिए इसने ऐसा बिहेव किया, पर ये दिल की बहुत अच्छी है और ये अभी आपसे माफी मांगेगी। माफी का नाम सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत बोली, व्हाट? माफी, वो भी इस इंसान से? लेकिन क्यों? उसके जवाब में अभिषेक ने उसको अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, एरिशा क्या मैंने यही सिखाया है तुम्हें? तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? चुपचाप माफी मांगो। एरिशा ने अपने पैर पटकते हुए कहा, लेकिन डैडी मैंने गलती क्या की है? इसके जवाब में अभिषेक जी ने कहा, वो तुमसे इतने बड़े हैं और तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो यहाँ से चले जाए? एरिशा ने कंफ्यूजन में कहा, लेकिन मैं यहाँ से क्यों नहीं भेज सकती? ये मेरा घर है, मेरी जिसे मर्जी होगी मैं उसे अपने घर में रखूंगी। मैं इन्हें जानती तक नहीं और ये मेरे घर में सुबह सुबह कर क्या रहे हैं? तभी अभिषेक ने उसे शांत करते हुए कहा, ये हमारे नए किराएदार है और ये आज से ही यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और अब से ये इनका भी घर है, इसलिए ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और अब चुपचाप माफी मांगो। ये कहते हुए वो उसे गुस्से से देखने लगे तो कसमसाते हुए एरिशा ने उस इंसान को देखा जो उसे ही तिरछी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। एरिशा को बहुत ही डरावनी वाइब आ रही थी और उसने गुस्से के साथ कहा, तो आप हमारा फ्लो किराए पर ले रहे हैं, राइट? इसके जवाब में वो इंसान अभिषेक जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपने इन्हें पहले नहीं बताया था कि मैंने इस फ्लो को ऑलरेडी रिजर्व कर लिया था? ये सुनकर अभिषेक जी ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, एक्चुअली मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ बैंकॉक की ट्रिप गई थी, तब मैं इसे बता नहीं पाया था और मेरे दिमाग से भी ये बात निकल गई थी। ये सुनकर उसके चेहरे के एक एक्सप्रेशन गहरे हो गए
और वो एरिशा को ध्यान से देखते हुए बोला, आपकी बेटी को देखकर लग रहा है कि इन्होंने वो ट्रिप काफी ज्यादा एंजॉय किया है। ये सुनते ही एरिशा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, ओके ओके, मैं इस बात से राजी हूँ कि आप यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अपने किराएदार के तौर पर एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये कहकर वो तुरंत अभिषेक जी को देखकर बोली, हेडी मैंने इन्हें कह दिया कि ये यहाँ पर रह सकते हैं। अब आप यहाँ से जाएं, मैं उनसे यहाँ के रूल्स के बारे में बात कर लूंगी। ये सुनकर अभिषेक जी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई बदतमीजी मत करना क्योंकि वो वाकई तुमसे बड़े हैं और यू शुड रिस्पेक्ट। ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत अपना सिर 2 बार हाँ में हिलाया और फिर अभिषेक जी वहां से जाते हुए मुस्कुराकर उस इंसान की तरफ देखकर बोले, मिस्टर आप इसे अपना ही घर समझिए, आप यहाँ आराम से रहिए, यहाँ आपको कोई परेशान नहीं होगी। मेरी बेटी आपको इस घर के कुछ रूल्स बता देगी जो इसने पर्सनली खुद बनाए हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर ने बस उन्हें देखा और अभिषेक जी एरिशा को घूरते हुए वहां से नीचे चले गए। उनके जाते ही अचानक से एरिशा आगे बढ़ी और तुरंत के स्लीव्स को पकड़कर जल्दी से बोली, सच सच बताए, आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या मकसद है आपका? देखिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही ये सोचिएगा कि मैं छोटी हूँ तो आप मुझे बेवकूफ बना लेंगे। पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ मैं, इनफैक्ट कुछ ही दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं पूरे 19 साल की हो जाऊंगी, इसलिए कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। उसकी ये बात सुनकर ने एक नज़र अपने स्लीव्स को देखा जहां पर उसके छोटे हाथ कसकर उसके स्लीव्स को पकड़े हुए थे। कुछ सेकंड तक उसे देखते रहने के बाद अचानक से वो एरिशा के करीब झुक गया। एरिशा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई है। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हैं आप? और तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या तुम ये नहीं चाहती? ये सुनकर एरिशा ने कंफ्यूजन में कहा, व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? ने एक बार फिर से उसके हाथ को अपने स्लीव्स पर देखते हुए कहा, यू टच्ड मी। ये सुनते एरिशा की आंखें एकदम से बाहर निकल आई और उसने झटके के साथ के हाथ को दूर झटक दी और हकलाकर बोली, आई एम सॉरी। वो मैं कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो गई थी क्योंकि मैं आपको यहाँ देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे डर है कि कहीं आप थाईलैंड में जो हुआ उसे मेरे डैड से ना बता दे। क्या आपका यही मकसद है? सच सच बताएं, आप यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए अगर आपको मुझसे पैसे वैसे चाहिए उसके बदले तो मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ यही छोटा सा घर है और मेरे डैडी है जो रिटायर हो चुके हैं और मैं एक बहुत अच्छी गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनकर अपने डैड के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। बस यही मेरी कहानी है और अब आप प्लीज यहाँ से चले जाए, आई रिक्वेस्ट यू। ये सारी बातें कहते हुए उसने अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया और उसकी सारी बातें बस गौर से सुन रहा था। कुछ पल तक उसकी बात सुनते रहने के बाद उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके सर को थपथपाते हुए बोला, तुम्हारे पास बहुत सी ऐसी चीज है जो तुम मुझे दे सकती हो, वो भी उस किसके बदले। और अगर तुम चाहती हो कि मैं उस किस का जिक्र तुम्हारे डैड से ना करूं तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगी क्योंकि जब कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा यू शुड रिस्पेक्ट, सो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और ये सबसे पहले रूल मेरा है। ये सुनते ही एरिशा बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और वो तुरंत गुस्से से के हाथ को अपने सर से हटाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, इस घर की मालकिन मैं हूँ और यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं। आप होते कौन है मुझे रूल्स बताने वाले? बेशक से मैंने आपको किस किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल करेंगे। ये सुनकर अब तिरछा मुस्कुराया और बोला, ऑलराइट, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं अभी मिस्टर चौहान से तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि जिस बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं वो बेटी अपनी छोटी सी उम्र में क्या क्या कर रही है। ये कहते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ गया और वही ये सारी बातें सुनते ही अब एरिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बस शॉक्ड होकर को जाते हुए देखते रह गई। क्या करेगी एरिशा? आखिर कौन है AR Chesix? ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी। अब आगे एरिशा को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। तभी वो तुरंत दौड़ते हुए के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ को फैला कर बोली, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर उसे घूरने लगा
वो छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी होकर उसे आगे जाने से रोक रही थी। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहा और फिर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, हाँ जरूर मैं आपको रोकूंगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे डैड से ऐसी बातें नहीं बता सकते, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला तो, और अगर तुम ये चीज नहीं सोच पा रही हो तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही थी? ये सुनकर अब एरिशा ने परेशान होकर कहा, पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? इसके जवाब में उसके करीब झुक गया, जिसे महसूस करते ही अचानक से एरिशा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो तुरंत अपने कदम पीछे लेने लगी। लेकिन तभी ने उसके कान में अपनी ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए तुम सिर्फ मेरी रेस्पेक्ट करो और मेरी सारी बातें मानो। इसी के साथ उसने उसके कान को हल्के से अपने होठों से छू लिया, जिससे एरिशा को ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी जम गई हो और उसने कसकर खुद की ड्रेस को पकड़ लिया। उसके मुंह से तो आवाज निकलना ही बंद हो गई, और वही उसके चेहरे के रंग को देखकर हल्के से उसकी आंखों में घूरा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही एरिशा को ऐसा लगा जैसे कि वो किसी कैद से आजाद हुई हो। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। इस वक्त उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो बाहर ही आ जाएगा। उसने तुरंत अपने सिर को पकड़ लिया और घबराते हुए धीरे से बोली, ये इंसान क्या कोई पागल है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे कोई मेंटली प्रॉब्लम हो? ओ माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होने वाला है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस इंसान की बातें नहीं मान सकती। पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ और इसका मकसद क्या है आने का? कहीं ये मुझसे मेरा घर तो नहीं छीनना चाहता? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जरूर यहाँ मुझसे मेरा घर छीनने आया होगा, क्योंकि मैंने इसे गलती से किस कर दिया था। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था कि उस किस के बदले आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। ये कहते हुए उसने रोना सा चेहरा बना लिया। तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। लारा का कॉल था, जिसे देखकर वो ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठी और फिर वहां से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकी और उस विला को घूरते हुए बोली, उस इंसान को मेरे छोटे से घर में ऐसा क्या दिखाई दिया? अगर उसे किसी का घर छीनना चाहिए तो वो लारा का छीनना चाहिए। इसका घर कितना बड़ा है और ये बहुत अमीर भी है। फिर वो इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये सब सोचते हुए वो अपना पैर पटकते हुए सीधे अंदर गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, सोफे पर लारा परेशान होकर बैठी थी और उसे देखते ही लारा तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे कसकर हक करते हुए बोली, थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम आओगी नहीं। पर तुमने कितना देर कर दिया, आखिर क्या कर रही थी तू? ये कहकर उसने उसे खुद से दूर किया तो दूसरे ही पल एरिशा ने चिढ़कर कहा, पूछो ही मत मेरे साथ क्या हुआ है। ये सुनकर नासमझी में लारा ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ। तभी एरिशा ने आसपास देखकर कहा, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ चले गए? उनके बीच तो लड़ाई हो रही थी ना। लारा ने चिढ़कर कहा, तुमने लेकर दिया, वो यहाँ से चले गए क्योंकि डैड को बिजनेस ट्रिप पर जाना था और मॉम को किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा था। ये सुनकर एरिशा सोफे पर बैठ गई और मुंह फुलाते हुए बोली, यार मुझे लगता है कि मुझे किसी का शाप लग गया है। शायद मैं स्कूल टाइम में सृष्टि को जितना परेशान किया था उसी लड़की ने मुझे बहुआ दे दी जो मुझे अब इस वक्त लग रही है। उसकी ऐसी बात सुनकर लारा को कुछ समझ नहीं आया। वो नासमझी में बोली, आखिर तुम कह क्या रही हो? क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी? ये सुनकर एरिशा ने रोनी आवाज में कहा, तुम्हें याद है जब हम कल थाईलैंड में थे और मैंने उस स्ट्रेंजर को किस कर दिया था? वो भी तुम सबके दूध और डेयर के गेम के चलते। ये सुनते ही लारा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत बोली, हाँ हाँ, उस मोमेंट को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने तो फोटो भी खींच रखा है और मैं तो उस इंसान से मिलना चाहती हूँ। वो सच में कितना हॉट था, काश भगवान मुझे एक बार उससे मिला दे। तभी एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ये सुनते ही लारा शॉक होकर बोली, क्या कह रही हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? तभी एरिशा ने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर कहा, एक्चुअली बात यह है कि वो इंसान वापस आ गया है
और यू नो वॉट, वो मेरे ही घर में रहने वाला है और मेरा ही किराएदार बनकर। जब से मुझे ये बात पता चली है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आ जाएगा। मेरे पूरे बॉडी में मुझे अजीब सा महसूस हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कल कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। दिमाग मेरा पूरा टेंशन में है और सिर मेरा फटा जा रहा है। उसकी ये सारी बातें सुनकर लारा तो अब शौक रह गई। वो कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर दूसरे पल अपनी नजर चुराते हुए बोली, ओ गॉड, भगवान जी, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी आसानी से मेरी बातें मानने लगे। पर अब मुझे पता चल रहा है कि आप वाकई हम जैसों की विशेष को भी पूरा करते हो। उसे खुद में बरबराते देख एरिशा ने नासमझी में कहा, तुम क्या सोच रही हो? यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम हो कि खुद में ही बात कर रही हो। मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ, मैं कैसे उस इंसान को घर से बाहर निकालें। यहाँ तक कि उसने तो मुझे धमकी भी दे दी। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमारे बीच हुए किसको डैड से बता देगा। और फिर तुम्हें तो पता ही है ना डैड मुझे लेकर कितने प्रोटेक्टिव है। वो तो मुझसे नाराज भी हो जाएंगे और मैं अपने डैड को नाराज नहीं कर सकती। प्लीज लारा, मेरी हेल्प करो, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी। उसकी ये सारी बातें सुनकर लारा ने फिर उसे शांत करते हुए कहा, ओके ओके, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, मुझे लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए यहाँ वापस नहीं आया होगा। शायद उसे इंडिया में कुछ काम हो और वो 1 महीने के लिए यहाँ पर रहकर अपना काम करना चाह रहा हो और इसलिए उसने तुम्हारे घर को किराए पर लिया। ये भी तो हो सकता है ना। तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हो? ये सुनकर अब एरिशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो इंसान जो कोई भी है ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रहेगा, वो सिर्फ अपना काम खत्म करके चला जाएगा और वो मेरे लिए वहाँ नहीं आया है? इसके जवाब में लारा ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि वो तो यहाँ अपना किसी काम को पूरा करने के लिए आया होगा और तुम बेवजह ही चिल्लाए जा रही हो। क्योंकि आज के वक्त में कोई भी एक छोटी सी किस की वजह से पीछे नहीं पड़ जाता। यहाँ लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। हुकअप करने के बाद भी कोई दोबारा उस लड़की या लड़के के पीछे नहीं जाता, फिर तो वो एक नॉर्मल सी किस थी। सो डोंट वरी। और अब कल से हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। हम कॉलेज में एंजॉय करेंगे, फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। ये सुनकर एरिना गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड लारा, तुमने मुझे समझा दिया, वरना सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे तो यही लग रहा था कि वो इंसान मेरी वजह से यहाँ पर आया है। पर तुम ठीक कह रही हो, आज के वक्त में कोई इतना ध्यान नहीं देता। जरूर वो इंसान अपना कोई ना कोई काम करने आया होगा। अब मैं भी आराम से कल कॉलेज जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये सुनकर लारा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और मन ही मन बोली, भगवान जी प्लीज एक दूसरी विश भी पूरी कर दो। अभी अभी मैं इस लड़की को जो भी समझाया है इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो। वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए और वो इसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाए। प्लीज भगवान जी, सिर्फ यही आखिरी विश पूरी कर दो। तभी एरिशा ने कहा, पर यार चाहे वो 1 ही महीने के लिए यहाँ पर क्यों ना रहे, पर रहेगा तो घर में ही ना। मैं उसे बार बार कैसे फेस करूंगी? सारा दिन तो मैं उसे झेल नहीं पाऊंगी। ये सुनकर लारा ने कहा, तुम्हें सारा दिन उसे झेलना ही क्यों है? क्या तुम भूल गई, कल से हम सारा दिन कॉलेज में रहेंगे। कॉलेज में वो कौन सा तुम्हारे पीछे आने वाला है? और जब कॉलेज की शाम को छुट्टी होगी तभी तुम घर जाना, और क्या पता तब तक वो घर पर रहे ना रहे। तुम अपने कमरे में चली जाना और कमरा बंद कर लेना। इस तरह से ना तो वो तुम्हारे कभी जल्दी सामने आएगा और नहीं तुम्हें एहसास होगा। ये सुनकर अब एरिशा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा कॉलेज कल इतनी जल्दी ओपन कर दिया, वरना मैं पता नहीं कैसे उस इंसान को झेलती। अब कल मेरा कॉलेज ओपन हो गया है तो आराम से सारा दिन कॉलेज में बिताऊंगी और उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखूंगी। ये कहते हुए एरिशा काफी ज्यादा खुश थी। और फिर इसी तरह रात का वक्त भी हो गया था। एरिशा वापस अपने घर आई तो उसके डैड सोफे पर बैठे थे और उन्होंने उसे देखते हुए कहा, एरिशा बेटा, डिनर मैंने रेडी कर दिया है, जल्दी से हाथ धोकर नीचे आ जाओ। एरिशा ने अपना पेट पकड़ कर कहा, नो डैडी, आई एम ऑलरेडी फुल, मुझे लारा ने बहुत सारा डिनर करा दिया है, अब मैं सिर्फ सोने जा रही हूँ। ये सुनकर फिर अभिषेक जी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा, जाओ सो जाओ, लेकिन कल टाइम से उठ जाना, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ये सुनकर एरिशा ने मन ही मन कहा, कल तो मैं समय से पहले ही उठ जाऊंगी,
क्योंकि अब कॉलेज ही है जो मुझे बचा सकता है ऐसे इंसान से जो मेरे घर में ही आकर बैठ गया है। ये कहकर वो खुद में ही मुस्कुराने लगी तो अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे खुद में क्या मुस्कुरा रही हो? क्या तुम कुछ सोच रही हो? ये सुनकर एरिशा ने तुरंत प्यार से कहा, नहीं डैडी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल कॉलेज में कितना मजा आने वाला है। मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक्स टू यू मुझे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी ने मुस्कुरा कर कहा, एक ही तो बेटी है मेरी, अगर मैं उसके शौक को पूरा नहीं किया तो क्या ही किया। आप जाओ, जाकर तैयारी कर लो और सो जाओ 17। ये सुनकर एरिशा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद वो वहां से जाने लगी। पर तभी अचानक से अभिषेक जी ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा सुनो, जाने से पहले एक बार सेकंड फ्लोर पर चली जाओ और मिस्टर से पूछ लो कि क्या वो मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे। अब जैसा कि तुमने पहले ही डिनर कर लिया है तो मैं अकेले डिनर नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जाकर उन्हें कह दो कि वो डिनर के लिए नीचे चले आए। ये सुनते ही अचानक से एरिशा के चलते कदम रुक गए और वो तुरंत शॉक होकर बोली, क्या मैं उनके कमरे में जाऊं? उसे ऐसे शौक देखकर अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, हाँ बेटा, मैं तो उसे बुलाने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ उनसे जाकर इतना ही कहना है कि वो डिनर के लिए नीचे आ जाए, बस हो गया। इसके बाद तुम अपने कमरे में सोने चली जाना। आप जाओ, जाकर उन्हें भेज दो। ये कहकर वो अपनी जगह से उठे और डाइनिंग एरिया में चले गए। इधर एरिशा कुछ कहने वाली थी पर तब तक वो जा चुके थे। अब एरिशा का मुंह रोने जैसा बन गया और वो मुंह फुलाते हुए सेकंड फ्लोर को घूरने लगी, जहां उसे ना चाहते हुए भी आखिर में जाना पड़ा। Just 7 Dirty Eyes on Professor। अब आगे एरिशा अपने पैर पटकते हुए सेकंड फ्लोर पर आई। वो वहां के दरवाजे पर आकर रुक गई और कुछ सोचकर उसने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसे देखकर एरिशा ने फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप अंदर है? एक्चुअली आपको डैड डिनर के लिए बुला रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज नीचे चले जाए, वो आपका इंतजार कर रहे। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर एरिशा ने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान इस घर छोड़कर भाग गया हो। ओ माय गॉड, अगर ऐसा हुआ होगा तब तो बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए वो खुशी से मुस्कुराए और तुरंत गेट खोलकर अंदर गई। उसे रूम में कोई दिखाई नहीं दिया, जिसे देखकर वो बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, फाइनली वो यहाँ से जा चुके हैं, अब बहुत मजा आएगा। अभी तक मुझे परेशानी हो रही थी कि मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, बट आप फाइनली मैं अपने घर में आराम से रहूंगी। ये कहकर वो सीधे बेड पर अपने दोनों छोटे हाथ को सहला कर लेट गई और वो भी खुश थी कि तभी उसके कान में एक भारी आवाज गई, तो क्या तुम अपने किराएदार से इसी तरह बिहेव करती हो? क्या तुम उनके कमरे में जाकर उनके बेड पर ऐसे ही? ये कहते कहते उस इंसान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन जैसे ही एरिशा ने उसकी आवाज सुनी उसके कान खड़े होकर और वो तुरंत शॉक्ड होकर हड़बड़ी के साथ अपनी जगह से उठी और उसकी नजर जैसे ही सामने गई तो सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसका छोटा सा मुंह अचानक से खुल गया और वो हकला कर बोली, इसका मतलब आप यहाँ से गए नहीं हैं? आप अभी तक यहीं पर हैं? एक व्हाइट कलर की टॉवल में वॉशरूम से टिकर खड़ा था, उसके बाल जिले थे और उसकी बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बस एरिशा को ही घूरे जा रहा था और वही एरिशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कुछ देर पहले बहुत ज्यादा खुश थी पर उसे पता नहीं था कि उसकी खुशी से 2 पल की थी। तभी उसने हड़बड़ी के साथ कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी यहाँ पर हैं। मुझे लगा था कि आप यहाँ से चले गए, इसलिए मैंने ऐसा किया, बाकी मैं अपने किराएदार से ऐसा बिहेव नहीं करती। आपको मेरे बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अब मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बारे में तो मैं क्या क्या सोचता हूँ ये अभी तुम्हें नहीं पता, क्योंकि हमारी मुलाकात जिस तरह से हुई है उसके बाद से तो मैं तुम्हें कभी शरीफ समझने की गलती नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनते ही एरिशा का मुंह खुला का खुल रहा गया और वो दूसरे पल गुस्से के साथ बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैं यहाँ की लैंडलेडी हूँ, आपको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? क्या आप मुझे बताएंगे? ये कहकर एरिशा अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। एरिशा ने जैसे ही उसे अपने तरफ आते देखा, अचानक से वो हड़बड़ा गई और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली,
शायद मुझे देव ने बुलाया है, मैं बाद में सुन लूंगी कि आप मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी वाइड है, खासकर मुझे लेकर, और तुम अभी के लिए मेरे बारे में क्या क्या सोच रही हो मुझे ये भी पता है, तो मुझे इस कंडीशन में देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और यू वांट टू टच मी। ये सुनते ही एरिशा का मुंह खुला का खुला रह गया और वो तुरंत शॉक होकर बोली, क्या आपने कि मैं आपको टच करना चाहती हूँ? हाँ इम्पॉसिबल, आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हैं? इसके जवाब में अब बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ बोला, मैं इस वक्त जिस कंडीशन में हूँ, अभी कोई दूसरी लड़की होती तो कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन तुम अपनी नजरों का फायदा उठा रही हो मुझे ऐसे देखकर। ये सुनकर अब दूसरे ही पल एरिशा ने अ को ठीक से देखा और अ को ऐसी कंडीशन में देखते ही उसका चेहरा दूसरे पर लाल हो गया और वो तुरंत घबराकर बोली, ओ नंबर, मैं तो सच में कितने स्टूपिड हूँ, मैं ऐसे कैसे इस इंसान के सामने खड़ी रह सकती हूँ, सच में मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ये इंसान मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें सोचेगा। ये कहकर वो तुरंत अपनी जगह से लड़खड़ाए और दौड़ते हुए सीधे वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से अ ने उसके कलाई को पकड़ लिया, जिसे देखते ही एरिशा तुरंत गुस्से के साथ बोली, क्या कर रहे आप, छोड़िए मुझे, मैं यहाँ पर कोई आपका फायदा नहीं उठाने आई थी, बल्कि डैड ने कहा था कि मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई, मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में ऐसी बातें सोचेंगे, छोड़ दीजिए मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। तभी अ ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलना चाहती? सॉरी का नाम सुनकर ना समझी में एरिशा ने कहा, सॉरी, लेकिन किस बात के लिए सॉरी, और मैं आपसे सॉरी क्यों बोलूं? ये सुनकर अ ने उसके हाथ को छोड़ दिया और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे पास अभी बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और सबसे पहले तुम्हें बेसिक मैनर्स सीखने चाहिए, जैसे कि अगर गलती करो तो सॉरी बोलो। ये सुनकर एरिशा ने शौक होकर कहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने गलती कौन सी की है। इसके जवाब में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें वाकई अच्छे से पता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है। ये सुनकर एरिशा खुद परेशान होने लगी, की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सामने वाला खुद पर ही डाउट करने लगे। एरिशा ने तुरंत मुंह फुलाकर कहा, हाँ मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई गलती की है जिसके लिए मुझे सॉरी कहना है। जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपसे जो बदतमीजी की थी उसके लिए मैंने आपकी बात मानने वाली शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती, और अब मुझे छोड़िए, अगर आपको डिनर करना हो तो नीचे चले जाएगा, बाकी मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अ ने कहा, कल मिलते हैं। ये सुनकर एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, कल क्यों मिलेंगे? इनफैक्ट अब तो शायद मैं आपसे दिल्ली मिल भी न पाऊँ, क्योंकि अब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं और मैं वहां पर बहुत एंजॉय करूंगी। ये कहकर वो सीधे वहां से बाहर चली गई। इधर अ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह का वक्त था और एरिशा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला, अभिषेक जी अंदर आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? तुमने कहा था कि तुम आज लेट नहीं होगी और देखो अभी तक तो तुम सो रही हो। अभिषेक जी की आवाज सुनकर एरिशा ने नींद भरी आवाज में कहा, डैडी बस 5 मिनट और सोने दीजिए। तभी अभिषेक जी ने कहा, बेटा अगर तुम 5 मिनट और सोगी तो आज फर्स्ट डे कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्रिंसिपल या प्रोफेसर तुमसे नाराज हो? ये सुनते ही एरिशा की आंखें खुल गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन वो किसी तरह पेट पर उठकर बैठते हुए बोली, नहीं मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट डे ही कोई मुझे डांटे या पनिश करे। मैं जल्दी से रेडी होने जा रही हूँ, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। ये कहते हुए वो बेड से उठी और दौड़ते हुए सीधे वॉशरूम में चली गई। उसे ऐसे जाते देख अभिषेक जी मुस्कुराए और बोले, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी हमेशा उछल कूद करती रहती है। ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वो रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने एक व्हाइट कलर की फुल ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसने अपने बालों को सीरम लगाकर पूरा ओपन कर रखा था, जिसमें उसने छोटी छोटी क्लिप भी लगाई थी। चेहरे पर उसने हल्का न्यूड मेकअप किया था। पैरों में